एवरीवन, माय सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नंबर 9। इस वीडियो में अपन एडमिशन की पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे। इसमें अपन सीखेंगे कि कैसे एक पार्टनर एडमिट किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसकी क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है, जब वो एंटर होता है तो फर्म डिसॉल्व होती है या सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब वो एडमिट होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स एक फर्म को करने पड़ते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे बोलते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फर्म अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करती है, उससे नए पार्टनर को उसका शेयर कैसे बताती है। यस, सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में। डन? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट और का मतलब होता है उसे दोबारा बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब ओल्ड अग्रीमेंट गया, पुराना अग्रीमेंट को फाड़ दो और उसकी जगह नया अग्रीमेंट आ गया। ये लिखा, ओल्ड अग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू अग्रीमेंट बिगिंस। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि जब पुराना अग्रीमेंट हट गया तो क्या बिजनेस बंद हो गया? नहीं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व यानी बंद नहीं हुई है। देखो मैंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हुई है, यानी बिजनेस डज नॉट एंड, सिर्फ डिसॉल्व हुई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब ये लिखा, ओल्ड अग्रीमेंट यानी ओल्ड पार्टनरशिप डीड एंड्स। तो बेटा ये लिखा है ना मैंने कि पुराना अग्रीमेंट गया, उसकी जगह नया अग्रीमेंट आ गया, उसको ये भी बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ऑब्वियसली ये तो बोलते ही है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बोलते डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये नहीं बोलते। इसका मतलब होता है बिजनेस बंद हो गया, जो कि अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट चीज, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी पुराना अग्रीमेंट गया, नया आया। ये कब कब होता है? 5 सिचुएशन में। पहला, जब अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ले। जैसे 2 पार्टनर थे ए और बी, उनकी पहले रेशो चल रही थी 2:1, अब उनकी नई रेशो होगी 1:1। हो गया ना मेजर चेंज, तो फिर अग्रीमेंट पुराना जाएगा और नया आएगा। एडमिशन के वक्त ऑब्वियसली 2 पार्टनर थे, 2 से 3 हो गए तो नया अग्रीमेंट बनेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, यानी 4 पार्टनर थे अब 3 रह गए, एक या तो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो नया अग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। और लास्ट, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म थी मानो ए और बी की, और एक अलग से चल रही थी सी और डी की। दोनों पार्टनरशिप फर्म एक हो गई और एक न्यू फर्म बन गई जिसका नाम है ए बी सी डी। 4 लोग हो गए उसमें। तो ये सिचुएशंस होती है जिसमें हम नया अग्रीमेंट बनाते हैं और पुराने अग्रीमेंट को हटा देते हैं। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रीजंस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब मानो अपन पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग हैं, तो क्या कारण है तीसरे बंदे को एडमिशन देने का, क्यों किया उसे एडमिट? फर्स्ट रीजन होता है फॉर कैपिटल यानी फॉर मनी, यानी जब वो फर्म में एडमिट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कैपिटल यानी मनी लेके आएगा, जिससे बिजनेस एक्सपैंड होगा, हम और एसेट्स खरीद पाएंगे, हमारी और ब्रांचेस खुलेगी। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड, मे बी जिसको हम एडमिट कर रहे हैं वो अपने काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, माहिर है। जैसे सारे सब्जेक्ट्स में अकेला तो पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने ऐसे एक अच्छे टीचर को साथ में जोड़ने की कोशिश करी कि है ना, जो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, जिससे मुझे लगा कि मेरा इंस्टीट्यूट और भी ज्यादा एफिशिएंटली रन करेगा। थर्ड, मैं जिसको एडमिट कर रहा हूं उसकी मार्केट में बहुत तगड़ी गुडविल है, उस बंदे की रेपुटेशन बाजार में बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा उससे मेरी गुडविल और रेपुटेशन, मेरे बिजनेस की ब्रांड वैल्यू मार्केट में और बढ़ेगी। ये थर्ड रीजन, गुडविल इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हम एक रेपुटेड बंदे के साथ जुड़ रहे हैं। और फोर्थ, मानो मेरे यहां पे एक एम्प्लॉई है, एक वर्कर है जो 8-10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, लेकिन मुझे अब ये डर हो गया कि यार कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए, या मुझे मन से लगता है कि यार ये नौकर यानी एज एन एम्प्लॉई डिजर्व नहीं करता, ये डिजर्व करता है कि ये मेरे साथ पार्टनर बने। तो दोनों बात है, या तो मुझे डर है उसको खोने का, या फिर मैं मन से जान गया कि यार वो डिजर्व करता है मालिक बनने का, ही शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो ये फोर्थ पॉइंट है, व्हेन वी वांट टू एनकरेज अ डिजर्विंग लॉयल डिवोटेड एम्प्लॉय, तो हम उसको नौकर ना रखकर एज अ पार्टनर यानी मालिक बना लेते हैं। ये 4 रीजंस होते हैं किसी को भी पार्टनर एडमिट करने के। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है ए बी सी, डी का एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि डी को एज अ पार्टनर एडमिट किया जाए। अब इसने हां कर दी, इसने हां कर दी, इसने मना कर दिया,
तो क्या इसको एज अ पार्टनर अपन रख सकते हैं? अब नहीं रख सकते। ये पढ़ाना था। और तो छोड़ो, आप मानो एक पार्टनरशिप फर्म में 20 ओल्ड मेंबर्स हैं पुराने, एक नया मेंबर एंटर होना चाहता है, तो 20 के 20 जब तक हाँ नहीं करेंगे ना, इसको अपन पार्टनरशिप में एंटर नहीं करा सकते। ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। आप सोचो कि 20 पुराने पार्टनर हैं, उसमें से 19 ने हाँ कर दी, अगर एक ने भी मना कर दी ना तो इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा मैंने, हाउ इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड? विथ कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। सारे के सारे हाँ करेंगे ना, तब जाकर उसको एंट्री मिलेगी। एक ने भी मना कर दिया ना तो वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। किसने बनाया रूल? ये रूल पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। ये याद रख के जाना, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब भी एक नया पार्टनर एंटर होता है उसका किस चीज पे हक है? ऑब्वियसली एक तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स पे, जो भी अब फर्म और प्रॉफिट्स कमाएगी तो उसको उसका शेयर मिलेगा, और ऑब्वियसली फर्म के असेट्स पे, अब से उसका भी फर्म के असेट पे पूरा अधिकार है। तो सेम फर्म की लायबिलिटी पे भी अधिकार है, यानी जब वो एडमिट हो गया तो फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज है उसके एडमिट होने के बाद उसको वो लायबिलिटी भी भुगतनी पड़ेगी। ये असेट्स का लिखा है, ये लायबिलिटी लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट डज न्यू पार्टनर ब्रिंग, यानी जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या लेके आता है। फर्स्ट वो लाता है कैपिटल। कैपिटल यानी मनी। वो किस में जमा होता है? डायरेक्टली फर्म के बैंक अकाउंट में। उससे क्या होगा? फर्म अलग अलग और नए नए असेट्स खरीदेगी या फर्म एक्सपैंड होगी फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो वो पहली चीज लाता है कैपिटल, जो कि फर्म के बैंक अकाउंट में जमा होगा, जिससे फर्म एक्सपैंड होगी। दूसरी चीज, ये ध्यान से सुनना, दो पार्टनर थे जिन्होंने जीरो से एक बिजनेस को स्टार्ट करा था। आज 5 साल बाद बिजनेस एक बहुत तगड़े लेवल पे पहुंच चुका। मार्केट में बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, बहुत अच्छी इनकम है। अब 5 साल बाद जैसे ये नया पार्टनर एडमिट होगा तो इसको तो जीरो से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो डायरेक्टली 5 साल में जो गुडविल बन गई, रेपुटेशन बन गई, इनकम बन गई, डायरेक्ट उसको एंजॉय करेगा। तो इसको देख के कहीं ना कहीं, ह्यूमन नेचर है भाई, उन पुराने पार्टनर्स को थोड़ा तो बुरा लगेगा। बोला यार ये नया पार्टनर तो डायरेक्टली गुडविल को एंजॉय कर रहा है, डायरेक्टली इनकम का शेयर ले रहा है, सारा हार्डवर्क तो 5 साल में हमने करा है। तो नया पार्टनर पुरानों को बोलता है कि आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूं। क्या लाया हूं? ये इसका मतलब समझाता हूं। नया पार्टनर पुराने को बोलेगा कि आप एक काम करो, आपकी मार्केट में भी जो भी गुडविल की वैल्यू है ना, उसको मालूम करो कि भाई ये गुडविल की वैल्यू है, उसमें से मेरा शेयर 1/5 पार्ट 1/4 पार्ट जितने के लिए भी मैं एडमिट हुआ हूं, उस टोटल गुडविल को मेरे शेयर से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? उतने रुपए मैं आपको एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, और वो रुपए आप अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। यानी उस जो मैं एक्स्ट्रा रुपए ला रहा हूं एज माय शेयर ऑफ गुडविल, उस पे फर्म का नहीं, उस पे आपका हक है। तो दोनों पार्टनर खुश हो गए, बोले बड़ा समझदार है यार, आया समझ। एक्स्ट्रा पैसे क्यों लाया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि 5 साल बाद डायरेक्टली वो आके मालिक की कुर्सी पे बैठे। इससे पुराने वर्कर्स का, पुराने मालिक का तो मुंह सूझेगा ही ना। तो वो उनको खुश करने के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लाता है, बोलता है आपने बहुत मेहनत की है और मैं आपको उसके लिए कंपनसेट कर रहा हूं। अब मत सोचना कि मैं फ्री में आपके बगल में बैठ गया, मैंने उसके पैसे दे दिए। करेक्ट? इसका एक दूसरा रीजन भी होता है, ध्यान से सुनना। मान लो पहले 2 पार्टनर्स थे, तो टोटल जो भी प्रॉफिट फर्म अर्न करती थी वो 2 लोगों में बांटा जाता था। क्लियर? ये कमाई 2 लोगों में बटी। अब ये कमाई कितने लोगों में बटेगी एडमिशन के बाद? 3 लोगों में। क्लियर? तो इससे पुराने लोग नए को बोलेंगे यार तुम्हारे आने के कारण अब से हमको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो पुराना पार्टनर बोलता है रुको सर, नहीं मिलेगा, मैं आपको जो भी गुडविल का काम किया, मैं आपको जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं, इसीलिए तो दे रहा हूं कि मैं जानता हूं कि फ्यूचर में आपको मेरे कारण लॉस होगा। तो जो मेरे लिए अपनी इनकम को जितना सैक्रिफाइस करेगा, जो मेरे लिए अपनी पुरानी इनकम को जितना सैक्रिफाइस करेगा, मैं ये पैसा उसको पहले देने को तैयार हूं। घबराओ मत, मैं जानता हूं मेरे आने के कारण आपको थोड़ी बहुत कमाई कम मिलेगी, तो जितनी कम मिलेगी ना वो मैं आपको एज अ कंपनसेशन पहले ही दे देता हूं, तो मेरे से नाराज मत हो। ये 2 रीजंस होते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी में आ गया तो 1 मिनट में सुन लेते हैं। क्या
एडजस्टमेंट्स टू बी डन एट टाइम ऑफ एडमिशन, यानी जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमें किन किन चीजों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, यानी इस चैप्टर को जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। फर्स्ट, हमें न्यू रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड, हमें ये जो गुडविल है इसका कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं। यानी हमें हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई एक एक असेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को उनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन करना। हमें हमारे पुराने रिजर्व्स और पुराने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर क्वेश्चन डिमांड करे तो हमें हमारे कैपिटल्स को न्यू रेशो में एडजस्ट करना पड़े। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अभी बच्चा अपन ने पढ़ा था कि नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो कैपिटल भी लेकर आएगा और गुडविल का शेयर भी लेकर आएगा। लेकिन ये जो गुडविल का शेयर है ये कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मालूम करें कि उसका गुडविल का शेयर यानी प्रीमियम कितना है जो उसे लाना है। तो सुनो बच्चा, गुडविल दो टाइप की होती है। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, यानी जिस दिन सी एडमिट हो रहा है तो ऑलरेडी नई बैलेंस शीट में वो एज एन असेट दिख रही है। इससे कभी भी नए पार्टनर का शेयर नहीं निकाला जाता। हो गया एक और क्वेश्चन थ्योरी का तैयार कि क्या परचेज गुडविल में से हम नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल उसका हिस्सा मालूम करते हैं? बोला नहीं करते। परचेज गुडविल वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में एज एन एसेट ऑलरेडी अपीयर हो रही है। इस पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, जो कि मैं मेरे गुडविल वाले वीडियोस में डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर शेयर किससे निकलेगा? ऑब्वियसली बिजनेस की एक्चुअल गुडविल से, यानी बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड यानी इनहेरेंट गुडविल से, जो हम कैलकुलेट करते हैं फर्म के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, जो कि अपन गुडविल वाले वीडियोस में ढंग से सीख लेंगे। अभी बस मुझे बताना था कि एडमिशन के वक्त कौन सी गुडविल काम आती है, परचेज गुडविल काम नहीं आती। सेल्फ जनरेटेड यानी इनहेरेंट गुडविल काम आती है, जो फर्म की एक्चुअल गुडविल मानी जाती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। तो कैसे निकाला शेयर? कुछ नहीं बच्चा, ये जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू है यानी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर, बस हो गया। जैसे मान लो फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीस, बंदे का शेयर है 1/5, तो उसको 20,000 रुपए लेके आने हैं। क्लियर? इससे गुडविल नहीं निकलेगी नए पार्टनर की, इससे निकलेगी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले। अब अपन पढ़ेंगे हाउ कैन न्यू पार्टनर पे हिज शेयर यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैसे पे कर सकता है। देखते हैं। वैसे तो बेटा ये ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है। आप फुल डिटेल में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उस वीडियो से समझ सकते हो। लेकिन अभी मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसमें से कौन से थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं वो अपन फटाफट रिकॉल करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लाएगा, जो भी उसका शेयर होगा गुडविल का, कितने तरीके हैं लाने के। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, 3 तरीके हैं बोलना। एक तो वो इसे प्राइवेटली पे कर सकता है, एक इन कैश और एक नॉट इन कैश। 3 वे से ध्यान रखना। डन। अब पहला तरीका है व्हेन ही इज पेइंग दिस अमाउंट प्राइवेटली। प्राइवेटली यानी चुपचाप, वो चुपचाप मानो ए और बी, पुराने पार्टनर्स मान लेते हैं ए और बी और नए पार्टनर को मान लेते हैं सी। मान लो वो ए और बी के घर गया और कहा चुपचाप आप ये गुडविल का शेयर ले लो मेरा, और इसको बुक्स में मेंशन ही मत करो, एंट्री पास मत करो, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो ये है व्हेन ही इज पेइंग इट प्राइवेटली। तो इसका क्या होगा? नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एमसीक्यू क्या था? कितने टाइप्स हैं? 1 2 3। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि प्राइवेटली पे करेगा तो क्या करोगे? भाई कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई जर्नल पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे कॉमन तरीका, कैश मंगा लो, उसको बोलो जो भी तुम्हारा गुडविल का शेयर है उसका कैश लाके दे दो। अब इसकी पहली एंट्री क्या होगी? पैसा आया तो पैसा डेबिट यानी बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा। तो ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू आजकल ये आने लग गया कि जब भी नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम, खुद का शेयर कैश में देने को तैयार है तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे? बोलना भाई बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आया। अब एंट्री कैसे बनी है? पैसा आया। क्यों आया?
क्योंकि नए पार्टनर ने अपना गुडविल का प्रीमियम पे करा है। तो बस यही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? पैसा आया क्योंकि किसी ने अपना गुडविल का प्रीमियम पे करा है। अब ये गुडविल का जो प्रीमियम है यानी अमाउंट है, इस पे किसका हक है बच्चा? इस पे हक है पुराने पार्टनर्स का। तो नेक्स्ट एंट्री भी यही है, अपन ने प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट को यानी ये गुडविल का जो अमाउंट है इसे अपन ने पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ध्यान रखना है ना भाई, इस पे किसका हक है? पुराने पार्टनर्स का। तो ये रहा मेरा बच्चा एक और एमसीक्यू कि किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है? ओल्ड पार्टनर्स के। अब एक अमेजिंग एमसीक्यू कि ये जो पैसा आप पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो जैसे ए और बी के, तो इस गुडविल के अमाउंट को कैसे बांटोगे? ओल्ड रेशो में? नहीं। न्यू रेशो में? नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये जो गुडविल का अमाउंट है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाता है पुराने पार्टनर्स को। तो ये एक और एमसीक्यू बन गया। अब सुनो, अगर पुराने पार्टनर्स ये बोले कि अभी हमें मनी की नीड नहीं है, हम चाहते हैं कि ये जो गुडविल का अमाउंट है ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ही डला रहे, तो इसको बोलते हैं कि गुडविल रिटेन की गई है। एक और एमसीक्यू बन गया। अगर यहीं तक काम चल जाए, बस दो ही एंट्री पास करनी पड़े, तो इसको बोलते हैं कि इन्होंने गुडविल रिटेन कर ली। रिटेन यानी पैसा आया और इन्होंने इस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। ये इस मनी को विड्रॉ नहीं कर रहे। तो कभी आए रिटेन मतलब, भाई रिटेन मतलब ये कि ये मनी बस हमारे कैपिटल अकाउंट में डाल दो। पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन अगर विड्रॉ करे तो अरे बहुत इजी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सबको आती है कि अगर पार्टनर पैसा लाएगा तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मनी लाने की यही एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ले जाने की क्या होगी? उल्टा कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये मनी ले गए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जब होगी एंट्री जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली, विड्रॉ। तो एक और एमसीक्यू बन गया कि अगर गुडविल विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी जो गुडविल अभी अभी आपने इनके अकाउंट में डाली है ये पूरी की पूरी या जितनी भी क्वेश्चन कहे उतनी ये विड्रॉ करने को तैयार है। तो 3 एंट्री होती है। अब एक और एमसीक्यू कि अगर गुडविल कैश में नहीं लाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही यही कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, नए पार्टनर का एक करंट अकाउंट खोलेंगे और उस करंट अकाउंट को पहले ही दिन डेबिट कर देंगे। करंट अकाउंट अगर हम किसी का डेबिट करते हैं ना, इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है। और अगर हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना, क्रेडिट, तो फायदा हो रहा है। ध्यान रखना, कैपिटल और करंट अकाउंट नेचर में लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटी का जर्नल का रूल सबको याद होना चाहिए कि लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट, गिरे तो डेबिट। तो हमने इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी हमने नए पार्टनर के करंट अकाउंट से ये मनी चार्ज कर लिया गुडविल का, और ये पैसा हमने वही ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, वही सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो में। देखो इधर भी पुराने पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, इधर भी पुराने पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बस इधर एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि ना तो पैसा आया तो ये एंट्री बन नहीं सकती, और पैसा आया नहीं तो विड्रॉ भी नहीं होगा, तो ये एंट्री भी नहीं बन सकती। तो बची क्या? ये एंट्री कर दो। इसका मतलब हमने नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी उसे नुकसान पहुंचा दिया। करंट अकाउंट डेबिट करना यानी उसके करंट अकाउंट को नुकसान पहुंचाना, उसे पहले से थोड़ा कम करना। कभी भी किसी का करंट या कैपिटल अकाउंट हम बढ़ाते हैं ना तो उसे क्रेडिट करते हैं, गिराते हैं तो डेबिट करते हैं। ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सेम थ्योरी में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों, एक बार तीनों टाइप की गुडविल का अपन मैच द फॉलोइंग करें। मैच द फॉलोइंग की एक ट्रिक दूं। मैच द फॉलोइंग में आप ये पार्ट ना पढ़ के पहले ये पार्ट पढ़ो। बताओ इससे क्या होता है, आप जैसे ये चीज पढ़ोगे ना आपको पता लग जाएगा कि ये चीज किससे रिलेटेड है, फिर उसका नाम इसमें ढूंढना। देखो मैं करके बताऊं। व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल is not given but it is to be calculated on basis of net worth या कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म। यानी जब क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू ही गिवन नहीं है और आपको वो ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, इसे तो हिडन गुडविल बोलते हैं। बस कहा था ना मैंने, ये रहा सबसे बड़ा हिंट। तो ये लिखा गुडविल इज नॉट गिवन, तो भाई वो हिडन ही तो हुई। हिडन का एक और नाम है इन्फर्ड गुडविल, है ना, हो रहा है ना रिवाइज। नेक्स्ट, शोन इन बैलेंस शीट एज एन असेट परचेज गुडविल। आया मजा? इसलिए वहां देखने की जगह यहां से वहां ले जाओ, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। शोन इन बैलेंस शीट एज एन असेट
एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये ऐसी चीज है जो बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाई जाती है और इसे हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में देते हैं। ये तो परचेज गुडविल है, ये रही। नेक्स्ट पढ़ो, कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये हम फर्म के प्रॉफिट्स के बेसिस पे इस गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ये तो वो है जो फर्म की असली गुडविल है। एंड यूज टू फाइंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। इसको यूज करके हम नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं कि उसे कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। इसे हम फर्म के प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और इसको बेस मानकर हम नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। ये रही। होप सो आपको ये गुडविल का टॉपिक और भी ज्यादा इससे क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक बात बताओ, आपके पापा मम्मा जितना मनी अर्न करते हैं सारा का सारा खर्च कर देते हैं क्या? नहीं, कुछ पैसा तो सेव करते हैं ना, कुछ पैसा तो सेव करके रखते हैं ना। सेम बिजनेस करता है, पार्टनर्स भी यही करेंगे। जितना भी मनी वो अर्न करते हैं बिजनेस में, उसका कुछ पार्ट एज अ रिजर्व, एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो सेव करके रखते हैं। सारा का सारा पैसा आपस में बांट नहीं लेते, कुछ पैसा एज अ रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। इन्हें बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। वी कैन ऑल्सो कॉल देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा। कौन कौन से हो सकते हैं ये? जैसे जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इनकी डिटेल्स आप चाहो तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है WCR और IFR। आप इनकी और एक्स्ट्रा डिटेल नॉलेज उससे ले सकते हो। अभी मुझे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इनके नाम बताने थे, मैंने जल्दी में बता दिया कि ये पांचों नाम होते हैं। इन्हें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व बोलते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। ये A और B यानी पुरानी बैलेंस शीट जो होती है, पुराने पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो जब नया पार्टनर C एडमिट होता है, उसका इन पे कोई राइट नहीं है ना। कॉमन सेंस। जो नया आदमी आ रहा है वो A और B की पहले से बनी हुई जो बैलेंस शीट है उसमें इनको देख रहा है। ही फील्स हैप्पी कि मेरे पार्टनर अच्छे हैं, सारा पैसा खर्च नहीं करते, कुछ पैसा जोड़ के भी रखते हैं, लेकिन न्यू पार्टनर हैज नो राइट ओवर देम। नए पार्टनर का इन पे कोई राइट नहीं है। तो सबसे अमेजिंग MCQ तो बच्चा इसका क्या आता है? यही आता है कि न्यू पार्टनर हैज नो राइट ओवर देम। नए पार्टनर का इन पे कोई हक नहीं है। ये पुराने पार्टनर्स ने बनाया है उनकी पुरानी मेहनत की कमाई से। क्लियर? अब इनकी एंट्री क्या है भाई? इनकी जर्नल आ जाए कि इनका क्या किया जाता है एडमिशन के वक्त। इन सबका एक ही ट्रीटमेंट है। जिस भी चीज, जो भी नाम आपको पेपर में दिया हुआ है आउट ऑफ 5, कोई सा भी या 5 दिए हुए हैं, उस पर्टिकुलर रिजर्व को आप करो डेबिट और पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। यानी ओल्ड पार्टनर के, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर का नाम है A और B, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक। इन सबका अपन इन्हें क्या करेंगे बच्चा? अपन इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे जनरल रिजर्व गिवन है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। यह जरूर ध्यान रखना कि ये एंट्री हमेशा ओल्ड रेशो में की जाती है। इनका नए पार्टनर पे कोई हक नहीं है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। क्लियर? चलो, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे बच्चों अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे ही अक्यूमुलेटेड लॉस भी होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, आपको कितने नाम लर्न करके जाने? 2। पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड लॉस। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको अपन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इनकी डिटेल्स आप मेरे चेंज इन PSR वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख लेना। अभी एडमिशन में बस मुझे इनके नाम रिवाइज कराने कि कौन कौन से होते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉस 2 होते हैं, एक बार फटाफट लर्न कर ले। P&L का डेबिट बैलेंस, देखो मैं चला के सामने आ गया, मेरे साथ लर्न करो, नहीं तो आप इधर ही देखोगे। P&L का डेबिट बैलेंस जिसे बोलते हैं अक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
दूसरे वाले के 3 नाम है। सेम जैसे नए पार्टनर को हमने अभी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का हिस्सा नहीं बनाया था, तो सेम नया पार्टनर बोलेगा कि ए और बी को कि ये अक्यूमुलेटेड लॉस आपका है, ये मेरे आने से पहले आपको लॉस हुए थे वो हैं, तो मेरा इन पे कोई राइट नहीं है। जैसे मुझे प्रॉफिट नहीं मिले थे वैसे मैं ये लॉस भी बेयर नहीं करूंगा। ये लिखा मैंने, न्यू पार्टनर विल नॉट बेयर दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बिकॉज दे ओनली बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स। ये पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एज दे वर इनकर्ड बिफोर हिज एडमिशन, वो आया उससे पहले ये घाटे फर्म को हो चुके थे। तो अब कोई बोले भाई इसकी एंट्री क्या करोगे, कुछ नहीं यार, सेम करेंगे बिल्कुल, ओल्ड पार्टनर भुगतेंगे ये। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे मान लो यहाँ ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो यहाँ क्या आएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी चीज आपको बांटनी हो। जैसे आपको पीएनएल गिवन है तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। सीधी बात है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2 हैं और इनको आप ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इनका और बस यही होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे दो, नया पार्टनर इन्हें बेयर नहीं करेगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उस वक्त पुराने पार्टनर्स उसको बोलेंगे कि आप 1 मिनट रुके, हम हमारे हर असेट और हर लायबिलिटी की बुक वैल्यू यानी वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट है उसको अभी कंपेयर करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू से। बैलेंस शीट में रखी हुई वैल्यू को हर असेट और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करना इज कॉल्ड रीवैल्यू करना। किसको रीवैल्यू करना, असेट और लायबिलिटी को, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक छोटा सा फॉर्मेट लिया है मैंने, वैसे तो मेरे रिवैल्यूएशन के वीडियोस में आप डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एडमिशन का थ्योरी वीडियो है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं फटाफट कि ये क्या है और इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे 1:1 की रेशो में, ये बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन सी एडमिट हुआ। 3 चीजें ली है बस मैंने, एक क्रेडिटर, मशीन और फर्नीचर, और ये इंफॉर्मेशन नीचे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है और फर्नीचर की वैल्यू ये है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएं, ये होता क्या है तो मैंने बता दिया। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम कंपेयर करेंगे हर असेट और हर लायबिलिटी की बुक वैल्यू को उसकी मार्केट वैल्यू से। अब ये बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ये तरीका है कि आप इसमें इधर तो लिखें अच्छी चीजें और इधर लिखें बुरी चीजें। ये बुरी चीज क्या होती है, बुरी चीज मैं बताऊं, अगर आपके असेट्स कभी भी गिर गए, आपके असेट की वैल्यू गिरना बुरी चीज है, या आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना ये भी बुरी चीज है। ये बताओ आप, यही तो बुरी चीज होगी असेट और लायबिलिटी में। असेट की वैल्यू गिर गई या लायबिलिटी की बढ़ गई, ये इधर आएंगे। और अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, वो इधर आएंगे। अब चालू हो जाओ। पहला पॉइंट है रिड्यूस क्रेडिटर। अरे क्रेडिटर कम हो गए, ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गई 3000 से, ये क्या है, फायदा है। लायबिलिटी कम होना तो फायदा है, तो इस साइड आएगा, बाय क्रेडिटर्स 3000 रुपए, ये इधर आ गए। नेक्स्ट डेप्रिशिएट मशीन। ओहो, मशीन तो असेट है, असेट अगर डेप्रिशिएट होगा यानी वैल्यू गिरेगी, नुकसान है, तो इधर आएगा टू प्लांट एंड मशीन 10%। मशीन कितने की है 80, उसका 10% क्या होता है 8000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 15000 है, फर्नीचर पहले से कितने का है 20, अब वैल्यू क्या है 15, यानी 5000 से वैल्यू गिर गई, नुकसान, ये भी नुकसान है क्योंकि असेट की वैल्यू गिर गई। मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं लिए है ना, मुझे तो शॉर्ट में समझाना था। खत्म हो गया अकाउंट। टोटल करो 8 और 5 13 में से 3 हटाओ तो 10,000 का हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। ये लो, बन भी गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। सच में ऐसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 10,000 का लॉस आ गया। अब इस लॉस पे किसका हक है भाई, ए और बी का है, सी को क्या लेना देना, सी तो गेट पे खड़ा है, सी तो ए और बी को बोल रहा है जो करना है कर लो मेरे आने से पहले। 1:1 इनका ओल्ड रेशो है, तो यानी ए के कैपिटल अकाउंट में 5000 जाएंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 5000 जाएंगे। आया समझ में, दे दिया मैंने इंट्रो रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डिटेल में पढ़ना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना, एक एक केस समझाया है मैंने उसमें रिवैल्यूएशन का। अभी शॉर्ट इंट्रो दे दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही क्यों,
अरे पता है हमें क्यों बनाया है, क्योंकि हमें असेट और लायबिलिटी की करंट वैल्यू जाननी थी। टू शो ऑल असेट एंड लायबिलिटी एट देयर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट, कि हम नई बैलेंस शीट में हर असेट और हर लायबिलिटी को उसकी नई मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू यानी उसकी नई रीवैल्यूड वैल्यू जो है, जो भी उसका रीवैल्यूड फिगर है उस पे हम उसको शो करना चाहते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है मार्केट में। ये पहला मकसद होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। और दूसरा, ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो फायदा होता है या नुकसान। असेट बढ़ना, लायबिलिटी गिरना, देखो मेरे वापस सुनना जो मैं बोल रहा हूं, असेट बढ़ना या लायबिलिटी गिरना ये फायदा है। इस फायदे पे कोई हक नहीं है नए पार्टनर का। तो ये लिखा मैंने, टू मेक श्योर दैट न्यू पार्टनर डज नॉट गेट बेनिफिट ड्यू टू, ये श्योर करना, ये इंश्योर करना कि नए पार्टनर को कोई फायदा ना मिले असेट के बढ़ने से या लायबिलिटी के गिरने से। तो सेम वो बेचारा नुकसान भी ना सहन करे, वो कोई लॉस भी बेयर नहीं करे। कब लॉस बेयर नहीं करे, लायबिलिटी बढ़ गई या असेट गिर गई, अगर इससे लॉस हो रहा है तो वो ये बेयर नहीं करेगा। जब भी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके आते ही बना देते हैं। और लास्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इसे हम ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं ओल्ड रेशो में, इस पे नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये रीजन होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के। अब और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें खर्चे और कमाई लिखे जाते हैं, फायदे या नुकसान लिखे जाते हैं, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अपन ने पढ़े हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनकी तरह है। ये रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट नहीं है। आया बच्चा? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना भाई, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेचर है नॉमिनल अकाउंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? ऑब्वियसली कौन शेयर करेगा भाई? प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे मेरे बच्चा? ओल्ड रेशो में करेंगे। कैन न्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? नो, नेवर। नया पार्टनर कभी भी रिवैल्यूएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड पार्टनर का हक है ओल्ड रेशो में। आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड, एट व्हाट वैल्यूज असेट एंड लायबिलिटी आर शोन इन न्यू बैलेंस शीट। यानी जब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद ये जो असेट और लायबिलिटीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद ये असेट और लायबिलिटी किस कीमत पे शो होती है बैलेंस शीट में? कौन सी वैल्यू है जो असेट और लायबिलिटी की हम नई बैलेंस शीट में लिखते हैं? ऑब्वियसली उनकी रीवैल्यूड वैल्यू, यानी जो भी उनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है। तो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है आंसर, हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है आंसर, करंट कॉस्ट नहीं है आंसर। बेस्ट आंसर क्या है? रीवैल्यूड फिगर, जिसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। इनकी प्रेजेंट रीवैल्यूड जो फिगर है उस पे हम नई बैलेंस शीट में इन्हें शो करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो 9 में एडमिशन की पूरी थ्योरी, ये सारे टॉपिक्स एकदम ढंग से क्लियर हुए हों। अब नेक्स्ट अपन एडमिशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके लिए आप संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।